हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे अग्नाशय ग्रंथि पैनक्रियास ग्रंथि के बारे में। देखिए, अग्नाशय ग्रंथि की यदि हम बात करें तो ये हमारे अमाशय के पीछे जो यू आकार की ग्रहणी होती है उसके बीच में स्थित होती है। ठीक है, कहाँ पे स्थित होती है? जो अमाशय होता है, अमाशय के पीछे जो यू आकार की ग्रहणी होती है उसके बीच में स्थित होती है। यदि हम अग्नाशय ग्रंथि के आकार की बात करें तो बच्चों ये अनियमित आकार की होती है। और यदि रंग की बात करें तो अग्नाशय ग्रंथि का रंग हल्का पीला या गुलाबी होता है। इसकी लंबाई होती है 18 से 20 सेमी। देखिए, यदि हम इसकी प्रकृति देखें कि ये किस प्रकार की ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है या बहिस्रावी ग्रंथि होती है, तो बच्चों ये मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है, अर्थात ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है और ये बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है। देखिए, ये अग्नाशय ग्रंथि की संरचना है। हम अग्नाशय ग्रंथि की संरचना के अंदर हम देखते हैं कि जो ये इसके बाहर की ओर पिंड बने हुए हैं इन्हें एसिनाई कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है अग्नाशय ग्रंथि का, ये तो बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। और ये जो इसका बीच वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर की सूक्ष्म ग्रंथियां पाई जाती है बहुत सारी, ये बीच वाला हिस्सा आपके अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो अग्नाशय ग्रंथि का निर्माण है ये पाचक एंजाइम का स्त्रवण करने वाले पिंड या जो एसिनाई होती है उससे होता है। इसका बहिस्रावी भाग मतलब कि ये बाहर वाला भाग जो कि आपके पाचक जो एंजाइम होते हैं उनका स्त्रवण करती है, और ये ग्रंथि का सबसे ज्यादा वाला हिस्सा होता है, मतलब 98 से 99% तक का भाग बनाती है। जो अग्नाशय ग्रंथि का बाहर वाला हिस्सा है 98 से 98 से 99% भाग बनाता है पूरी ग्रंथि का, और यहाँ से पाचक एंजाइमों का स्त्रवण होता है। तो इस आधार पे ये अग्नाशय ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि होती है। और इसका जो मध्य वाला हिस्सा होता है, बीच वाला भाग, ये अंतःस्रावी ग्रंथि का 2% भाग बनाता है। मतलब कि जो आपके अग्नाशय ग्रंथि का मध्य वाला हिस्सा है ये इस ग्रंथि का 2%, 1 से 2% भाग होता है, और यही भाग इसका अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। जो अग्नाशय ग्रंथि का बाहर वाला हिस्सा तो बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में, बीच वाला हिस्सा अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। बाहर वाले भाग की बात करें तो 98 से 99% भाग बनाता है। बीच वाले हिस्से की बात करें तो ये पूरी ग्रंथि का 1 से 2% भाग बनाता है। अब ये जो बीच वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे इस बीच वाले हिस्से में लैंगरहैंस दीपिकाएं होती है, और ये लैंगरहैंस दीपिकाएं क्या होती है? ये अग्नाशय ग्रंथि के बीच में पाई जाने वाली असंख्य सूक्ष्म स्रावी ग्रंथियां होती है। इन सूक्ष्म स्रावी ग्रंथियों के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक तो होती है एल्फा कोशिका, एक होती है आपकी बीटा कोशिका। यदि हम एल्फा कोशिका की बात करें तो यहाँ से एक अंतःस्रावी हार्मोन निकलता है ग्लूकागोन, और यदि हम बीटा कोशिकाओं की बात करें तो यहाँ से एक अंतःस्रावी हार्मोन निकलता है इंसुलिन। अब हम देखते हैं अल्फा कोशिकाओं से निकलने वाले हार्मोन जो है ग्लूकागोन, और अग्नाशय ग्रंथि की बीच वाली कोशिकाएं। तो जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि होती है इसका जो बीच वाला हिस्सा है ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इससे 2 अंतःस्रावी हार्मोन निकलते हैं, एक तो अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन अंतःस्रावी हार्मोन, और एक आपकी बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन। अब यदि हम बीटा कोशिकाओं की बात करें तो बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और ये हार्मोन जो है प्रकृति में प्रोटीन प्रकृति का होता है। जैसे हार्मोन की प्रकृति पाई जाती है ना, लिपिड प्रकृति का, स्टेरॉइड प्रकृति का,
तो ये जो इंसुलिन है ये प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन होता है। इस हार्मोन को सबसे पहले बेंटिंग ने 1921 में देखा। अब इसके कार्य की यदि हम बात करें कि इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, तो सामान्यतः ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन करता है। कैसे? जैसे हम भोजन खाते तो भोजन करने से पहले हमारे शरीर के अंदर जो रक्त के अंदर जो शर्करा होती है, जैसे 100 mg पर 100 ml में होती है, 100 ml रक्त के अंदर 100 mg मिलीग्राम जो है शर्करा की मात्रा होती है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हमने जो खाना खाया वो खाना आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में बदलेगा, और ग्लूकोज आपके किस में जाएगा? रक्त में जाएगा। तो रक्त में क्या होगी? शर्करा की मात्रा बढ़ेगी, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ेगा। तो सामान्यतः खाना खाने के 2 घंटे बाद ये आपका 140 से 150 mg शुगर हो जाती है 100 ml रक्त में, जो कि आपके रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है खाना खाने के बाद। तो जो इंसुलिन होता है उस शुगर लेवल को नॉर्मल करता है, सामान्य करता है, उस रक्त के अंदर शर्करा का नियमन करता है। लेकिन यदि ये जरूरत से ज्यादा हो जाए, मतलब कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा यदि 300 से 500 मिलीग्राम पर 100 ml में हो जाए, बढ़ जाए जरूरत से ज्यादा, तो बेटा इसमें हो जाती है मधुमेह की बीमारी। तो इंसुलिन हार्मोन हमारे जो शरीर के अंदर है ग्लूकोज की मात्रा का नियमन करता है। दूसरा काम क्या करता है? ये यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन संश्लेषण के लिए प्रेरित करता है, कि हमने जो खाना खाया वो खाना ग्लूकोज में बदला, एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन गई, तो लीवर को ये इंसुलिन हार्मोन क्या कहेगा कि भाई इसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लो, जब हमारी बॉडी को जरूरत होगी ग्लूकोज की तब हम इसे ग्लूकोज में तोड़ लेंगे। तो नेक्स्ट, और ये क्या कार्य करता है? जो आपकी कोशिका है उस कोशिका में आधार उपापचय दर बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है, ज्यादा से ज्यादा कोशिका एक्टिव रहे। आरएनए से प्रोटीन के निर्माण को प्रेरित करता है, वसा के संश्लेषण को बढ़ाता है, और हमने देखा कि ये आरएनए से प्रोटीन बनाता है और वसा के संश्लेषण को बढ़ाता है। अब ये तो थे इसके कार्य, लेकिन यदि इंसुलिन की मात्रा कम या ज्यादा हो जाए, अधिक हो जाए, यदि रक्त के अंदर इंसुलिन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो कुछ विकार, कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कम भी यदि बहता है, यदि इंसुलिन की मात्रा कम भी होती है तो भी कुछ रोग हो जाते हैं। तो हम अब इससे होने वाले रोग देखेंगे। देखिए, यदि इंसुलिन का स्त्रवण कम होगा, अर्थात इंसुलिन की मात्रा अल्प हो जाएगी, तो कौन से रोग हो जाएंगे? तो रोग हो जाएगा आपको हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया या आपके एक तरीके से मधुमेह, या इसको हम ग्लाइकोसूरिया भी कहते हैं। ग्लाइकोसूरिया मतलब आपको क्या, इसमें बार बार पेशाब आने की बीमारी हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है, यदि इंसुलिन का स्त्रवण कम होता है, क्योंकि इंसुलिन का कार्य क्या होता है, आपके रक्त के अंदर जो शर्करा है उसकी मात्रा को बैलेंस करना, उसका नियमन करना, मतलब ज्यादा हो रही है तो उसको कम करना। लेकिन यदि इंसुलिन का स्त्रवण अल्प होगा तो आपके रक्त के अंदर जो है शर्करा की मात्रा बढ़ेगी, शर्करा की मात्रा बढ़ेगी तो आपको मधुमेह की बीमारी हो जाएगी। क्योंकि सामान्यतः हमें पता है कि जब हम खाना नहीं खाते तब हमारे शरीर में रक्त के अंदर जो शर्करा का स्तर होता है वो 100 mg पर 100 ml में होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद जो है हमारे शरीर का जो रक्त होता है उसमें 140 से 150 mg शर्करा की मात्रा हो जाती है, क्योंकि हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद शुगर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन यही शुगर लेवल, यदि यही ग्लूकोज का स्तर आपके रक्त में 300 से 500 mg हो जाए पर 100 ml, तो बहुत जरूरत से ज्यादा हो गया। कहने का मतलब इसको नियमित करने के लिए इंसुलिन की मात्रा कम पड़ गई है, इंसुलिन कम बह रहा है, तो आपके शरीर के जो रक्त है उसमें शर्करा की मात्रा जो है ज्यादा बढ़ रही है, तो इसे मधुमेह बीमारी कहते हैं, मधुमेह रोग हो जाता है। और ये सामान्यतः आनुवंशिक भी होता है। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति है उसके रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, उसे बार बार जो है पेशाब आने की प्रॉब्लम होती है, इसे पॉलीयूरिया भी कहते हैं।
और क्या होता है, जो आपके शरीर में कीटोन बॉडी, मतलब कि जो वसा का आधा अधूरा विखंडन होता है और इससे कीटोन बॉडी का निर्माण होता है, और यही कीटोन बॉडी आपके यूरिन के माध्यम से जो है निकलती है। तो ज्यादा यदि हो जाए तो रोगी इस कंडीशन में बेहोश भी हो सकता है, या इससे ज्यादा हो जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। तो ये तो था, हमने देखा ये सारी कंडीशन, ये सारी दशाएं, ये सारी स्थितियां कब बनेगी, जबकि आपके रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा इंसुलिन के अल्प स्त्रवण से, तब होगा। लेकिन यदि इंसुलिन का जरूरत से ज्यादा स्त्रवण हो जाए, आपके शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा ज्यादा बनने लग जाए, तो क्या होगा, तो अति स्त्रवण से जो रोग होगा वो होगा आपको हाइपोग्लाइसीमिया। क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा, अब रक्त के अंदर जरूरत से ज्यादा जो है आपकी इंसुलिन बन रहा है। इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन का कार्य क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज का जो लेवल है उसको नियमित करना, ठीक है, रक्त में शर्करा का जो है स्तर है उसको नियमित करना। तो जो आपकी रुधिर कोशिका ये ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का अवशोषण करेगी यदि इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होगी। तो इस कंडीशन में जो है, जो रोगी है उसके शरीर में ऐंठन होगी और उसको थकावट महसूस होगी और उसकी जो देखने की क्षमता है उसमें कमी आएगी। इस बीमारी को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और ये कब होगी हाइपोग्लाइसीमिया, जब आपके शरीर में इंसुलिन का स्रवण जरूरत से ज्यादा होगा। तो ये तो था हमारी जो बीटा कोशिकाएं हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि जो के रूप में जब अग्नाशय ग्रंथि कार्य करती है, अग्नाशय ग्रंथि के मध्य भाग के से जो बीटा कोशिकाएं उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन इंसुलिन के बारे में। अब हम देखेंगे एक कोशिका और होती है आपकी अल्फा कोशिकाएं। जो अग्नाशय ग्रंथि है उसका जो बीच वाला भाग है, यहाँ पे दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा और बीटा। इनको सामूहिक रूप से लेंगरहैंस दीपिकाएं कहते हैं। लेंगरहैंस दीपिकाओं में अल्फा बीटा कोशिकाओं से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जो लेंगरहैंस दीपिका है, जो कि अग्नाशय ग्रंथि के मध्य भाग में स्थित है, इनमें पाई जाने वाली जो अल्फा कोशिकाएं हैं उनसे निकलने वाले अंतःस्रावी हार्मोन ग्लूकागोन के बारे में। तो जो अग्नाशय ग्रंथि का बीच वाला भाग है जिसे कि लेंगरहैंस दीपिकाएं कहते हैं, यहाँ की जो अल्फा कोशिकाएं, यहाँ से जो है एक हार्मोन निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन। और इस ग्लूकागोन हार्मोन के बारे में सबसे पहले किम्बल और मर्निन ने 1923 में बताया। ये हार्मोन क्या करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जब कम होती है तो ग्लूकागोन का स्त्रवण अधिक होता है। देखिए इंसुलिन में हमने देखा था कि रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा ज्यादा हो रही है तो उसको नियमित करने के लिए इंसुलिन निकल रहा है, और यदि रक्त में शर्करा की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है तब उस दौरान क्या निकल रहा है, ग्लूकागोन निकल रहा है। अब इसका कार्य क्या होता है, ये अमीनो अम्ल वसा से ग्लूकोज के निर्माण को प्रेरित करता है। क्योंकि देखिए रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो रही है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, तो हमें चाहिए ग्लूकोज। क्यों, क्योंकि शरीर को एनर्जी देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज चाहिए। और रक्त में जो है शर्करा का स्तर कम हो रहा है तो निकल रहा है आपका ग्लूकागोन, और ये ग्लूकागोन क्या करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। अब ग्लूकोज की कमी है तो क्या करेगा, जो आपने कुछ भी खाया, जैसे मान लीजिए आपने प्रोटीन खाया, प्रोटीन में अमीनो अम्ल, वसा ली, वसा में वसा है तो वसा से और अमीनो अम्लों से क्या तोड़ेगा, किन अणुओं का निर्माण करेगा, ग्लूकोज का निर्माण को प्रेरित करेगा, ग्लूकोज को बनाएगा, ठीक है। तथा यकृत में ग्लाइकोजन व वसा उत्तक में वसा के विखंडन को प्रेरित करेगा। देखिए जो आपका लीवर है यकृत, इसके अंदर क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज बनाया इसने, उस ग्लूकोज को, और दूसरा कार्य क्या करेगा, यकृत में ग्लाइकोजन और वसा उत्तक में वसा के विखंडन को प्रेरित करेगा। तीसरा कार्य ग्लूकागोन क्या करेगा, ये रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाता है। क्योंकि हमें पता है कि ग्लूकागोन का स्त्रवण ही तब होता है जब रक्त के अंदर ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है, तो ग्लूकागोन का स्त्रवण होता है और ये क्या करता है, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, ठीक है। और यदि हम इसके स्त्रवण के दौरान देखें कि कौन सा रोग, यदि यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है
और इससे एक रोग होता है हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये थी अग्नाशय ग्रंथि।